इसका क्लासेस के इंस्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। हमारी जो सीरीज चल रही है, जो कि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विगत महीनों में या इससे पहले जो एग्ज़ाम आयोजित किए गए हैं उसके फर्स्ट पार्ट जो एमपी जीके पूछा जाता है उसके क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको ऊपर मैं यह वीडियो लेकर आया हुआ हूँ, ताकि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा मदद मिल सके। क्योंकि आयोग में पूरी संभावना रहती है क्वेश्चन रिपीट होने की, और क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका पहला पार्ट डल चुका है, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। आज ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम एआरओ असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर जो एग्ज़ाम हुआ था, ये भी 2025 में अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्जाम लिया गया था, इसके आज हम क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। क्या इसके आंसर है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पहली बार यदि चैनल पर आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा। यह वीडियो एफएसओ एग्ज़ाम, एमपीपीएससी एग्ज़ाम और मध्य प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं जिसमें मध्य प्रदेश का वेटेज रहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं क्वेश्चन की यह सीरीज श्रृंखला चल रही है उसमें। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है। पुनासा लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनासा जो लिफ्ट परियोजना है ये कहाँ पे है, तो ये परियोजना खंडवा में है। कहाँ पे है, खंडवा में है पुनासा लिफ्ट परियोजना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर में। किस संभाग में, जबलपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। कितने, तो इनकी संख्या भी याद रखिएगा 9। यहाँ पे सर्वाधिक जिलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे सर्वाधिक जिलों की संख्या है 9। यहाँ पे सबसे ज्यादा जिले हैं जबलपुर संभाग में, 9 जिले आते हैं, ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है जबलपुर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गणितीय और तर्कसंगत अर्थमेटिक एंड लॉजिक संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ये आपके साइंस स्टेक का क्वेश्चन है। कंप्यूटर वाला जो इलेक्ट्रॉन, एआई, रोबोटिक्स वाला पोर्शन दिया जाता है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। क्या बोला जाता है, एसीसी या एक्यूमुलेटर इसे कहा जाता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि कागज, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए, हो सकता है रिपीट हो फिर से। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गौण कलाकार कौन थे। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गौण कलाकार कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थे जनगढ़ सिंह श्याम। कौन थे, जनगढ़ सिंह श्याम, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये पूछा गया था आईटी से कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो धारा 25 के तहत। किसके तहत, धारा 25 के तहत से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है वार्षिक प्रतिवेदन, जो कि राज्य सूचना आयोग का होता है। राज्य सूचना आयोग के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो विजय यादव, आप याद रखिएगा, राज्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IPv6 एड्रेस का आकार साइज कितना होता है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2023 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है 128 बिट्स। राइट आंसर हो जाएगा 128 बिट्स होता है, और वहीं पे यदि आपको IPv4 का पूछा जाए तो वहां पे 32 बिट्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे। 1964 में ऐसा कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल था जहां से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस स्थान का नाम था आदमगढ़। क्या राइट आंसर हो जाएगा, आदमगढ़, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कई बार इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो आप पूरे आपको 14 के 14 जो जिले हैं उनको आपको याद रखना है कि क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है कि कौन सा जिला है जिससे यह कर्क रेखा नहीं गुजरती, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो, कितने जिलों से गुजरती है, तो कई बार जिले के नाम दे देता है और उसमें पूछे किस जिले से होकर नहीं गुजरती, तो आप इस तरह भी प्रिपरेशन करके रखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो या नदी डायवर्सन जो प्रोजेक्ट है इसमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? इसे हम नदी मोड़े जो नदियों को डाइवर्ट किया जाता है किस प्रोजेक्ट के तहत आता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका कान्हन। कौन सा हो जाएगा? कान्हन। किस नदी पर आधारित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान्हन नदी पर आधारित है। नेक्स्ट, तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है? तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में नहीं पूछ रहा है, तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है, किस जगह पर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरसुरा धाम। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सुरसुरा धाम, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरसुरा धाम में तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं? संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट ए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मांडू सुल्तान होशंग शाह का एक अन्य नाम क्या था? मांडू के जो सुल्तान थे होशंग शाह, उनका दूसरा नाम अन्य नाम उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा ये भी अच्छा क्वेश्चन, अल्प खां के नाम से उन्हें जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपका कि वर्ष 2013 में वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में मक्का के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? इस प्रकार क्वेश्चन आयोग द्वारा बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कथन वाले 3-4 आपको इसमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा आपको बताना रहता है। तो इसमें आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। चल देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो इसका जो पहला कथन दे रहा है, उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल ये राइट है। माफ कर 2 मिनट क्या पूछा कि क्षेत्रफल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में हुआ है। तो इन कथनों में से ये वाला जो कथन ये बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है और मक्का कॉर्न सिटी के रूप में भी छिंदवाड़ा को जाना जाता है। तो इसे पहला, दूसरा और चौथा इसमें से गलत है, तीसरा कथन बिल्कुल इसका स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें होती हैं? कौन कौन सी शर्तें होती हैं जो राज्यपाल के पद के लिए, गवर्नर के पद के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं? पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ये करेक्ट है, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें आपको विकल्प के रूप में बताना है कौन कौन से आपके ऑप्शन सही है। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए राज्यपाल के पद के लिए। फिर वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं। तो 1, 3 और 4 बिल्कुल इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। इसके लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हरदा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना पूछेगा तो हरदा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। अगला है, दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था? दुर्जनपुर अभी
में जो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं तो किस गुप्त शासक के काल में यह निर्मित की गई थी? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगुप्त, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि n डेटा बिंदुओं को किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाए या सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी माप अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका जो सीधे करेक्ट आंसर से माध्यिका क्या रहेगा? मीडियन या माध्यिका जो है या अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा स्थित है? यह बहुत ही चर्चित स्थल है खूनी भंडारा। तो कहाँ पे आता है? तो याद देखिए जो खूनी भंडारा है यह बुरहानपुर में है, बहुत चर्चित स्थल है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, हो सकता है रिपीट हो। तो इसका आंसर हो जाएगा खूनी भंडारा बुरहानपुर में आता है। अगला है वर्चुअलाइजेशन क्या है? वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो यह आईटी संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंसेज बनाना, आईटी संसाधनों के वर्चुअल इंस्टेंसेज बनाना, ये वर्चुअलाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है कि भगोरिया पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? जो भगोरिया का पर्व है यह भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भील जनजाति के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? केला हल्दी महोत्सव का आयोजन करंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो यह आयोजन जो किया गया था यह आयोजन बुरहानपुर में किया गया था। याद रखिएगा केला बुरहानपुर में पाया जाता है। ये 2024 के पीएससी में पूछा गया था ओडीओपी के तहत क्वेश्चन, तो इसलिए केला हल्दी महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया था? बुरहानपुर, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बसदेवा क्या है? बसदेवा क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए बसदेवा एक लोक गायन है या लोक गायक है, बसदेवा लोक गायन है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में किस वर्ष तथा राज्य को कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प लिया गया है? ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपसे एनीमिया जो है सिकल सेल हो गया, एनीमिया वगैरह हो गया, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा जो हमारा कुष्ठ रोग उन्मूलन का संकल्प लिया है उसे कब तक समाप्त करने का मध्य प्रदेश शासन ने संकल्प लिया हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030 तक हमने संकल्प किया हुआ है मध्य प्रदेश सरकार ने कि 2030 तक हम कुष्ठ रोग को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में विजयी घोषित किया गया था? तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव हो रहा था। तो सीपी राधाकृष्णन, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। अब आप इसके आसपास क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं कि इनका संबंध कहाँ से है, इससे पहले कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं, ये सब भी जानकारी आप एकत्र करके रखिए, हो सकता है पूछा जाए। साथ ही साथ अभी महिला वर्ल्ड कप हुआ है तो उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उससे भी अच्छे से पेपर कीजिएगा। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ का आयोजन किया जाना है तो उसकी मेजबानी मिली हुई, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में? सर्वाधिक परसेंटेज पूछ रहा है वनों का, तो सर्वाधिक परसेंटेज ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया आयोग के द्वारा, तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा उमरिया। क्या हो जाएगा? उमरिया, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, परसेंटेज पूछ रहा है तो उमरिया, क्षेत्रफल पूछेगा तो आप छिंदवाड़ा याद रखिएगा। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार की रोकथाम अधिनियम जो 1989 को निम्नलिखित में से किस बार संशोधित किया गया था? तो इसका जो संशोधन हुआ था इसमें कब किया गया था? 2018 में इसमें संशोधन किया गया था, संभवतः चर्चा में था यह, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2018 में इसमें संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, यह है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसमें आपको बताना है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श के द्वारा, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बिल्कुल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सीजेआई होते हैं किसके, हाई कोर्ट के जो सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति करता है। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिजात मंजरी नाटिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई थी?
तो पारिजात मंजरी जो नाटक है किस शासक की प्रशंसा में लिखा गया था? तो याद रखिएगा ये अर्जुन वर्मन के उसमें, किसके उसमें? अर्जुन वर्मन। ऐसे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ये बुकों में मिलते नहीं हैं, जिनके आंसर बिल्कुल आप एक जगह नोट डाउन करके देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पारिजात मंजरी नाटिका अर्जुन वर्मन के प्रशंसा में लिखी गई थी। अगला है सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है उसे हम जानते हैं मैकाल पर्वत के नाम से, मैकाल पर्वत के नाम से, मैकाल पठार के नाम से हम जानते हैं। कई बार पूछा जाता है मैकाल का दूसरा नाम क्या? तो अमरकंटक। आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया आयोग के द्वारा, मैंने पिछले वीडियो में शायद इस पे कवर किया हुआ था इसको, आप उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा। तो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो मैकाल पठार कहलाता है। अगला है राई नृत्य का संबंध है, राई नृत्य का संबंध किससे है? केवल फाग से है, केवल रबी फसल से है, ए और बी दोनों से है, या ए बी दोनों से नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से, फाग भी है और रबी की फसल से भी इसका संबंध होता है, ए और बी दोनों बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर का, मालवा पठार की जलवायु कैसी है? मालवा की जो जलवायु है, मालवा पठार की जलवायु कैसी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे यहाँ की मालवा की जलवायु है उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आती है। अगला है वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? इनके बारे में इस समय बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। ये पचमढ़ी के आसपास नवरंगपुरम वाले क्षेत्र में जो अभ्यारण्य उसका नाम लेकर कुछ पेपरों में आया हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा चर्चित था, तो क्वेश्चन सीधे वहां से उठा हुआ था। तो इसको देखिए, वीर क्रांतिकारी राजा जो भभूत सिंह हैं किस जनजाति से संबंधित? तो इनका जो संबंध था गोंड जनजाति से। किससे संबंधित थे ये? तो गोंड जनजाति बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो 2023 में शुरू की गई थी, इसका लक्ष्य क्या था? जो सीखो कमाओ योजना थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, इसका जो युवा है हमारे यहाँ के युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड देना, इसका बिल्कुल लक्ष्य रखा गया था, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड देना। पर उतनी ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई योजना। खैर चलिए, राई नृत्य संबंधित है, राई नृत्य का संबंध है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। राई नृत्य किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो याद रखिए, राई नृत्य का किससे संबंधित है? बेड़िया से। किससे संबंधित है? बेड़िया जनजाति राई नृत्य करती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस क्षेत्र का ये प्रमुख नृत्य है, किस क्षेत्र में यह विशेष रूप से किया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो जबलपुर में जो बाजना मठ है इसका निर्माण किस शासक के द्वारा हुआ था? तो संग्राम शाह के द्वारा किया गया था, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्र वाक्य क्या है? धरती आबा कार्यक्रम जो मुंडक उसमें चलाया जाता है, तो इसका जो ग्राम उत्कर्ष अभियान है इसका जो सूत्र वाक्य टैग लाइन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ की पहुंच। हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ को पहुंचाना इसका टैग लाइन थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के कितने राज्यों के साथ सीमा बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सीमा अपनी बनाता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे तो ऊपर यूपी मिलेगा, नीचे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, आप पूर्व साइड में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको गुजरात मिल जाएगा और राजस्थान मिल जाएगा। तो ऐसे 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि यूपी के साथ कितने जिलों की सीमा बनती है, या महाराष्ट्र के साथ कितने जिलों की, गुजरात के साथ कितने जिलों की। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथन। जो अमरकंटक का ताप विद्युत केंद्र है इसमें से कौन सा कथन है जो सही है, ये आपको बताना है। तो इसकी ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। आपको लगता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, पर मेरा यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आयोग में रिपीट होते हैं। कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो हर बार आपको रिपीट हो जाते हैं, और यहाँ तो सिलेक्शन एक क्वेश्चन से होता है या रुकता है। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के संबंध में यदि हम बात करें तो इस विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में कोयला क्षेत्र में की गई थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर इस क्षेत्र की 4
इकाइयां पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर सोहागपुर क्षेत्र में इससे कोयला प्राप्त किया जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी सभी 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसके जो तीनों स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है इसके सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी कौन सी कहलाती है? तो यह जो है वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है रैम। कौन सी मेमोरी जो वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है? रैम होती है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतमाला परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की? बहुत ज्यादा चर्चित परियोजना थी ये। भारतमाला परियोजना को कब अनुमोदित किया गया था? तो याद रखिए कि भारतमाला परियोजना को जो अनुमोदन प्राप्त हुआ था ये 2017 में प्राप्त हुआ था। भारतमाला परियोजना को अनुमोदित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था महाकवि ईश्वरी का संबंध किस क्षेत्र से है? महाकवि जो ईश्वरी हुए हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से? याद रखिएगा बुंदेलखंड से इनका संबंध रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। अगला है मालवा के अंतिम परमार शासक महलक देव को किस मुस्लिम शासक के द्वारा पराजित होना पड़ा था या पराजित किया गया था? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन्हें पराजित होना पड़ा था। अगला है प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमन योजना का उद्देश्य राज्य में किन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सड़क संपर्क, तो 3 जातियां जो विशेष रूप से हमारे विशेष पिछड़े पीवीटी में आती हैं, तो बैगा, भारिया और सहरिया। ये बिल्कुल अच्छे तरह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन, आप मेरे पिछले पार्ट देख लीजिए वीडियो जाके, उसमें देखिए क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा लेकिन ये पूछा है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति विशेष पिछड़े समूह में आती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर है बैगा, भारिया, सहारिया। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध किससे है? जो बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा है इसका संबंध किससे है? तो जो रहस्य परंपरा है बुंदेलखंड की इसका संबंध कृष्ण जी से। किससे किससे है? कृष्ण जी से इसका संबंध है। अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं। 8 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, 5 क्वेश्चन लास्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आयोजन रघुवंश प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन। अगला है 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब आयोजित हुई? 2025 का आपसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब पूछ रहा है? तो ये जो आयोजन किया गया था ये 24-25 फरवरी को किया गया था 2025 में। अगला है इसमें आप अब देखो ये क्वेश्चन पूछे तो आप कहाँ कहाँ आयोजित किए गए हैं, पहला कहाँ पे हुआ था, अभी लास्ट टाइम कहाँ पे हुआ है, ये आप पूरा प्रिपेयर करके अच्छे से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है? वह आर्टिकल कौन सा है जो अनुसूचित जनजाति है उससे आर्थिक हितों की रक्षा की बात करता है? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल 46 है जो कि अनुसूचित जनजाति के आर्थिक हितों की रक्षा की बात करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित है? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ठीक है 48 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित है? तो घटती या स्थिर जनसंख्या, घटती या स्थिर जनसंख्या, ये जो मापदंड होते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए ये उससे संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, सूची मिलाओ या सुमेलित करने क्वेश्चन हर आपको पेपर में दिखेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसमें इस बार जो पूछा है SGD आपको दिया गया है और उसकी थीम वगैरह की कि इसमें क्या बात की गई है इसके बारे में। तो इसमें सीधे से अपन बात कर लेते हैं कि SGD का में क्या कौन किसका संबंध रखता है। तो पहला जो है सूची 1 में थीम नंबर 2 इसका स्वास्थ्य पंचायत से संबंधित है। फिर आपका थीम नंबर जो 3 है इसका संबंध आपका किससे है? तो बाल हितैषी पंचायत से है। थीम नंबर जो 5 है इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका स्वच्छ हरित पंचायत से है। और जो थीम नंबर 7 है इसका संबंध किससे है? ये कठिन स्तर का क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको थोड़ा सा। तो इसका जो संबंध है फर्स्ट से थीम 7 का संबंध सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। और अंतिम आज का क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन आपके जो एमपीजीके में पहले पोर्शन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान 24-25 में सर्वोच्च था या सबसे ज्यादा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह था व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का था। किसका था? व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का था। ये आपके 50 क्वेश्चन, इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन लेके आया था और ये 50 क्वेश्चन आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो गए। अब अगला वीडियो आपको जो कि डेंटल सर्जन का एग्जाम हुआ था उसका हम देखने वाले हैं अगला 50 क्वेश्चन, जो आपको कल या परसों वीडियो मिलेगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, निश्चित मानिए वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जिले में स्थित है पुनासा लिफ्ट परियोजना, किस जिले में स्थित है? पहला क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुनासा जो लिफ्ट परियोजना है ये कहाँ पे है? तो ये परियोजना खंडवा में है। कहाँ पे है? खंडवा में है पुनासा लिफ्ट परियोजना, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? मध्य प्रदेश के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर में। किस संभाग में? जबलपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। कितने? तो इनकी संख्या भी याद रखिएगा 9। यहाँ पे सर्वाधिक जिलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे सर्वाधिक जिलों की संख्या है 9। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिले हैं जबलपुर संभाग में, 9 जिले आते हैं। ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है जबलपुर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गणितीय और तर्कसंगत अर्थमेटिक एंड लॉजिक संचालन से उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? ये आपके साइंस टेक का क्वेश्चन है। कंप्यूटर वाला जो इलेक्ट्रॉन, एआई, रोबोटिक्स वाला पोर्शन दिया जाता है उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। क्या बोला जाता है? एसीसी या एक्यूमुलेटर इसे कहा जाता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि कागज, ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो फिर से। कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गौण कलाकार कौन थे? कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले प्रथम गौण कलाकार कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थे जनगढ़ सिंह श्याम। कौन थे? जनगढ़ सिंह श्याम, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये पूछा गया था आईटी से कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो धारा 25 के तहत। किसके तहत? धारा 25 के तहत से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है वार्षिक प्रतिवेदन, जो कि राज्य सूचना आयोग का होता है। राज्य सूचना आयोग के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो विजय यादव, आप याद रखिएगा, राज्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IPv6 एड्रेस का आकार साइज कितना होता है? कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2023 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है 128 बिट्स। राइट आंसर हो जाएगा 128 बिट्स होता है। और वहीं पे यदि आपको IPv4 का पूछा जाए तो वहाँ पे 32 बिट्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कि 1964 ईस्वी में मध्य प्रदेश के किस प्रागैतिहासिक स्थल से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे? 1964 में ऐसा कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल था जहाँ से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस स्थान का नाम था आदमगढ़। क्या राइट आंसर हो जाएगा? आदमगढ़, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जिलों से होकर गुजरती है। कई बार इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो आपको 14 के 14 जो जिले हैं उनको आपको याद रखना है कि क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है कि कौन सा जिला है जिससे यह कर्क रेखा नहीं गुजरती, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो, कितने जिलों से गुजरती है। कई बार जिले के नाम दे देता है और उसमें पूछे किस जिले से होकर नहीं गुजरती, तो आप इस तरह भी प्रिपरेशन करके रखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में नदी मोड़ो या नदी डाइवर्सन जो प्रोजेक्ट है इसमें से मुख्यतः किस नदी पर आधारित है? इसे हम नदी मोड़ो, जो नदियों को डाइवर्ट किया जाता है, किस प्रोजेक्ट के तहत आता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका कान्हन। कौन सा हो जाएगा? कान्हन।
किस नदी पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कान्हा नदी पर आधारित है। नेक्स्ट, तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है? तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में नहीं पूछ रहा है। तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में कहाँ है, किस जगह पर है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरसुरा धाम। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सुरसुरा धाम, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरसुरा धाम में तेजाजी महाराज का मुख्य तीर्थ स्थल राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध रखे गए हैं? संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबंध या विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका फर्स्ट ए, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मांडू सुल्तान होशंग शाह का एक अन्य नाम क्या था? मांडू के जो सुल्तान थे होशंग शाह, उनका दूसरा नाम, अन्य नाम, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन, अल्प खां के नाम से उन्हें जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, कि वर्ष 2013 में वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश में मक्का के उत्पादन एवं क्षेत्रफल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? इस प्रकार क्वेश्चन आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कथन वाले 3-4 आपको इसमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा आपको बताना रहता है। तो इसमें आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। चल देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो इसका जो पहला कथन दे रहा है कि उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है, तो ये तो बिल्कुल सही कथन है, बिल्कुल ये राइट है। माफ कर 2 मिनट, क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में 5वां स्थान है। जिलेवार उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन छिंदवाड़ा जिले में हुआ है। तो इन कथनों में से ये वाला जो कथन ये बिल्कुल करेक्ट है, इसीलिए छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक उत्पादन होता है और मक्का कॉर्न सिटी के रूप में भी छिंदवाड़ा को जाना जाता है। तो इसे पहला, दूसरा और चौथा इसमें से गलत है, तीसरा कथन बिल्कुल इसका स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राज्यपाल के पद के लिए कौन सी शर्तें होती हैं? कौन कौन सी शर्तें होती हैं जो राज्यपाल के पद के लिए, गवर्नर के पद के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं? पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ये करेक्ट है, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें आपको विकल्प के रूप में बताना है कौन कौन से आपके ऑप्शन सही हैं। वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होनी, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए राज्यपाल के पद के लिए। फिर वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं। तो 1, 3 और 4 बिल्कुल इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 3 और 4 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएंगे। ये वाला स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। इसके लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो सिंपल क्वेश्चन है, ये हरदा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना पूछेगा तो हरदा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। अगला है, दुर्जनपुर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों को किस गुप्त शासक के काल में निर्मित किया गया था? दुर्जनपुर अभी में जो जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, तो किस गुप्त शासक के काल में यह निर्मित की गई थी? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगुप्त, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि n डेटा बिंदुओं को किसी सेट में सबसे बड़े मान को बढ़ाया जाए या सबसे छोटे मान को घटाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सांख्यिकी माप अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका जो सीधे करेक्ट आंसर से माध्यिका क्या रहेगा, मीडियन या माध्यिका जो है यह अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध खूनी भंडारा स्थित है? यह बहुत ही चर्चित स्थल है खूनी भंडारा। तो कहाँ पे आता है? तो याद देखिए, जो खूनी भंडारा है यह बुरहानपुर में है, बहुत चर्चित स्थल है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, हो सकता है रिपीट हो। तो इसका आंसर हो जाएगा खूनी भंडारा बुरहानपुर में आता है। अगला है, वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्चुअलाइजेशन क्या है? तो यह आईटी संसाधनों के वर्चुअल
इंस्टेंसेज बनाना, ये वर्चुअलाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है कि भगोरिया पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जो भगोरिया का पर्व है यह भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भील जनजाति के द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में फरवरी 2024 में केला हल्दी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था। केला हल्दी महोत्सव का आयोजन करंट से संबंधित क्वेश्चन है। तो यह आयोजन जो किया गया था, यह आयोजन बुरहानपुर में किया गया था। याद रखिएगा, केला बुरहानपुर में पाया जाता है। ये 2024 के पीएससी में पूछा गया था, ओडीओपी के तहत क्वेश्चन। तो इसलिए केला हल्दी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था, बुरहानपुर। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बसदेवा क्या है। बसदेवा क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, बसदेवा एक लोक गायन है या लोक गायक है। बसदेवा लोक गायन है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश में किस वर्ष तथा राज्य को कुष्ठ उन्मूलन करने का संकल्प लिया गया है। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपसे एनीमिया जो है, सिकल सेल हो गया, एनीमिया वगैरह हो गया, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारा कुष्ठ रोग उन्मूलन का संकल्प लिया है उसे कब तक समाप्त करने का मध्य प्रदेश शासन ने संकल्प लिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2030 तक हमने संकल्प किया हुआ है मध्य प्रदेश सरकार ने कि 2030 तक हम कुष्ठ रोग को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में विजयी घोषित किया गया था। तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था जब ये उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। तो सीपी राधाकृष्णन, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। अब आप इसके आसपास क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं कि इनका संबंध कहाँ से है, इससे पहले कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं। ये सब भी जानकारी आप एकत्र करके रखिए, हो सकता है पूछा जाए। साथ ही साथ अभी महिला वर्ल्ड कप हुआ है, तो उससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उससे भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ का आयोजन किया जाना है, तो उसकी मेजबानी मिली हुई, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों के अंतर्गत क्षेत्र का सबसे अधिक प्रतिशत किस जिले में, सर्वाधिक परसेंटेज पूछ रहा है वनों का। तो सर्वाधिक परसेंटेज, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया आयोग के द्वारा। तो याद रखिए, इसका आंसर हो जाएगा उमरिया। क्या हो जाएगा, उमरिया। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, परसेंटेज पूछ रहा है तो उमरिया, क्षेत्रफल पूछेगा तो आप जैसे छिंदवाड़ा याद रखिएगा। अगला है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार की रोकथाम अधिनियम जो 1989 को निम्नलिखित में से किस वर्ष संशोधित किया गया था। तो इसका जो संशोधन हुआ था, इसमें कब किया गया था, 2018 में इसमें संशोधन किया गया था। उसमें बहुत चर्चा में था यह, तो ये भी आप ध्यान रखिए कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2018 में इसमें संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 ये है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसमें आपको बताना है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श के द्वारा, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये बिल्कुल आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो सीजेआई होते हैं, किसके, हाई कोर्ट के जो सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति करता है। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिजात मंजरी नाटिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई थी। तो पारिजात मंजरी जो नाटक है किस शासक की प्रशंसा में लिखा गया था। तो याद रखिएगा, ये अर्जुन वर्मन के उसमें अर्जुन वर्मन। ऐसे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, ये बुकों में मिलते नहीं हैं। तो इनके आंसर बिल्कुल आप एक जगह नोट डाउन करके देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पारिजात मंजरी नाटिका अर्जुन वर्मन के प्रशंसा में लिखी गई थी। अगला है, सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग क्या कहलाता है। तो सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सतपुड़ा पर्वत का जो पूर्वी भाग है उसे हम जानते हैं मैकाल पर्वत के नाम से, मैकाल पर्वत के नाम से, मैकाल पठार के नाम से हम जानते हैं। कई बार ये पूछा जाता है मैकाल का दूसरा नाम क्या, तो अमरकंटक आप याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया आयोग के द्वारा, मैंने पिछले वीडियो में शायद इस पर कवर किया हुआ था, इसको आप उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा। तो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग क्या कहलाता है, तो मैकाल पठार कहलाता है। अगला है, राई नृत्य का संबंध है। राई नृत्य का संबंध किससे है, केवल फाग से है, केवल रबी फसल से है, ए और बी दोनों से है, या ए बी दोनों से नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से, फाग भी है और रबी की फसल से भी इसका संबंध होता है। ए और बी दोनों बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का, मालवा पठार की जलवायु कैसी है। मालवा की जो जलवायु है, मालवा के पठार की जलवायु कैसी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे यहाँ की मालवा की जलवायु है उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत आती है। अगला है, वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे। इनके बारे में इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। ये पचमढ़ी के आसपास नर्मदापुरम वाले क्षेत्र में जो अभ्यारण्य, उसका नाम तो लेकर कुछ पेपरों में आया हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा चर्चित था, तो क्वेश्चन सीधे वहाँ से उठा हुआ था। तो इसका देखिए, वीर क्रांतिकारी राजा जो भभूत सिंह हैं किस जनजाति से संबंध है, तो इनका जो संबंध था गोंड जनजाति से। किससे संबंधित थे ये, तो गोंड जनजाति बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो 2023 में शुरू की गई थी, इसका लक्ष्य क्या था। जो सीखो कमाओ योजना थी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसका लक्ष्य या उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा इसका जो युवा है हमारे यहाँ के, युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड देना, इसका बिल्कुल लक्ष्य रखा गया था। युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड देना, पर उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई योजना। खैर चलिए, राई नृत्य संबंधित है। राई नृत्य का संबंध देखिए, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। राई नृत्य किससे संबंधित है, किस जनजाति से संबंधित है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो याद देखिए, राई नृत्य का किससे संबंध है, बेड़िया से। किससे संबंधित है, बेड़िया जनजाति राई नृत्य करती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस क्षेत्र का ये प्रमुख नृत्य है, किस क्षेत्र में यह विशेष रूप से किया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था। तो जबलपुर में जो बाजना मठ है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा हुआ था, तो संग्राम शाह के द्वारा किया गया था। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्र वाक्य क्या है। धरती आबा कार्यक्रम जो बिरसा मुंडा उसमें चलाया जाता है, तो इसका जो ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसका जो सूत्र वाक्य टैग लाइन क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ की पहुंच। हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ को पहुंचाना इसका टैग लाइन थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश के कितने राज्यों के साथ सीमा बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश सीमा अपनी बनाता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे तो ऊपर यूपी मिलेगा, नीचे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, आप पूर्व साइड में जाएंगे तो छत्तीसगढ़ आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको गुजरात मिल जाएगा और राजस्थान मिल जाएगा। तो ऐसे 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन ये भी पूछ ली जाए कि यूपी के साथ कितने जिलों की सीमा बनती है, या महाराष्ट्र के साथ कितने जिलों की, गुजरात के साथ कितने जिलों की। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथन। जो अमरकंटक का ताप विद्युत केंद्र है, इसमें से कौन सा कथन है जो सही है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। आपको लगता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, पर मेरा यकीन मानिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आयोग में रिपीट होते हैं। कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो हर बार आपको रिपीट हो जाते हैं, और यहाँ तो सिलेक्शन एक क्वेश्चन से होता है या रुकता है। तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के संबंध में यदि हम बात करें, तो इस विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में कोयला क्षेत्र में की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर इस क्षेत्र की 4 इकाइयाँ पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर सुहागपुर क्षेत्र में इससे कोयला प्राप्त किया जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी, सभी 1, 2 और 3 इसके जो तीनों स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट क्या है इसके सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी कहलाती है, तो यह जो है वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है रैम। कौन सी मेमोरी जो वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, रैम होती है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतमाला परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की। बहुत ज़्यादा चर्चित परियोजना थी ये। भारतमाला परियोजना को कब अनुमोदित किया गया था, तो याद रखिए कि भारतमाला परियोजना को जो अनुमोदन प्राप्त हुआ था ये 2017 में प्राप्त हुआ था। भारतमाला परियोजना को अनुमोदित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया था, महाकवि ईश्वरी का संबंध किस क्षेत्र से है। महाकवि जो ईश्वरी हुए हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से, याद रखिएगा बुंदेलखंड से इनका संबंध रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड।
अगला है मालवा के अंतिम परमार शासक महलक देव को किस मुस्लिम शासक के द्वारा पराजित होना पड़ा था या पराजित किया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इन्हें पराजित होना पड़ा था। अगला है प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पीएम जनमन योजना का उद्देश्य राज्य में किन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सड़क संपर्क, तो 3 जातियाँ जो विशेष रूप से हमारे विशेष पिछड़े पीवीटी में आती हैं, तो बैगा, भारिया और सहरिया। ये बिल्कुल अच्छे तरह क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन, आप मेरे पिछले पार्ट देख लीजिए वीडियो जाके, उसमें देखिए क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा, लेकिन ये पूछा है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति विशेष पिछड़े समूह में आती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर बैगा, भारिया, सहरिया बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा का संबंध किससे है। जो बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा है इसका संबंध किससे है। तो जो रहस्य परंपरा है बुंदेलखंड की, इसका संबंध कृष्ण जी से है। किससे है, कृष्ण जी से इसका संबंध है। अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं, 8 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, 5 क्वेश्चन लास्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आयोजन रघुवंश प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन। अगला है 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब आयोजित हुई। 2025 का आपसे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब पूछ रहा है। तो ये जो आयोजन किया गया था ये 24-25 फरवरी को किया गया था 2025 में। अगला है इसमें आप अब देखो ये क्वेश्चन पूछो तो आप कहाँ कहाँ आयोजित किए गए हैं, पहला कहाँ पे हुआ था, अभी लास्ट टाइम कहाँ पे हुआ है, ये आप पूरा प्रिपेयर करके अच्छे से रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की जाती है। वह आर्टिकल कौन सा है जो हमारी अनुसूचित जनजाति है उससे आर्थिक हितों की रक्षा की बात करता है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 46, आर्टिकल 46 है जो कि अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की बात करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 मिनट में कहीं, बिल्कुल ठीक है, 48 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों से संबंधित है। तो घटती या स्थिर जनसंख्या, घटती या स्थिर जनसंख्या, ये जो मापदंड होते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए, ये उससे संबंध रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन हर बार आते हैं, सूची मिलाओ या सुमेलित करने क्वेश्चन हर आपको पेपर में दिखेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसमें इस बार जो पूछा है SGD आपको दिया गया है और उसकी थीम वगैरह रखी कि इसमें क्या बात की गई है इसके बारे में। तो इसमें सीधे से अपन बात कर लेते हैं कि SGD का में क्या कौन किसका संबंध रखता है। तो पहला जो है सूची 1 में थीम नंबर 2 इसका स्वास्थ्य पंचायत से संबंधित है। फिर आपका थीम नंबर जो 3 है इसका संबंध आपका किससे है, तो बाल हितैषी पंचायत से है। थीम नंबर जो 5 है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका स्वच्छ हरित पंचायत से है। और जो थीम नंबर 7 है इसका संबंध किससे है, ये कठिन स्तर का क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको थोड़ा सा। तो इसका जो संबंध है फर्स्ट से थीम 7 का संबंध सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा D, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम आज का क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चन आपके जो MPG के पहले पोर्शन पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश की GSDP में तृतीय क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान 24-25 में सर्वोच्च था या सबसे ज़्यादा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह था व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का था। किसका था, व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का था। ये आपके 50 क्वेश्चन, इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में 50 क्वेश्चन लेके आया था और ये 50 क्वेश्चन आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो गए। अब अगला वीडियो आपको जो कि डेंटल सर्जन का एग्जाम हुआ था उसका हम देखने वाले हैं अगला 50 क्वेश्चन, जो आपको कल या परसों वीडियो मिलेगा। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, निश्चित मानिए वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामान्य अध्ययन पार्ट 1 में रहता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए हमें पता है किसका उपयोग किया जाता है, HTML का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि भारतीय लिपि कोडिंग के लिए मान्य, माफ करना, भारतीय लिपि कोडिंग के लिए सामान्य मानक ISC II का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ISC का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ISC II का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्लाउड परिनियोजन मॉडल में उच्चतम सुरक्षा की विशेषता होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा निजी क्लाउड में। किसमें होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निजी क्लाउड में जो होता है परिनियोजन मॉडल में उच्चतम सुरक्षा इसकी विशेषता मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी क्वेश्चन आपके जो कंप्यूटर वाला सेक्शन रहता है उससे रिलेटेड है। सेंसर में एकत्रित डेटा को क्लाउड या प्रोसेसिंग नोड्स पर गणना के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए किस घटक को भेजा जाता है, तो इसमें जो घटक इस्तेमाल किया जाता है IoT में वो होता है नेटवर्क। क्या होता है, नेटवर्क, इसका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, डेटा को पूर्व प्रसंस्करण करते समय डेटा को विश्लेषणात्मक प्रक्रिया के लिए उपयुक्त स्वरूपों में बदलने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा पूर्व प्रसंस्करण करते समय जो प्रक्रिया अपनाई जाती है या यूज़ की जाती है उस प्रक्रिया को बोला जाता है डेटा रूपांतरण। क्या बोला जाता है, उस प्रक्रिया का नाम होता है डेटा रूपांतरण, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हिनोता किस खनिज का प्रमुख क्षेत्र है, हिनोता जो है किस खनिज के लिए जाना जाता है, यदि हम सरल भाषा में बात करें तो जो हिनोता है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हम सबको पता है यह हीरे के लिए प्रसिद्ध है। हिनोता की खान जो है पन्ना जिले में, यह हीरे के लिए प्रसिद्ध। इसके अलावा मझगमा, हिनौतिया, कटोरा, ऐसे जो खदानों के नाम है ये सब किसके लिए हैं, ये सभी के सभी हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। और हमें पता है कि इसमें और 2-3 फैक्ट आप याद रखिए कि इसमें कभी कभी श्रेणी पूछा जाता है कि हीरे कौन सी श्रेणी पाई जाती है। पिछले कुछ मैंने जो इस सीरीज चल रही है इसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हीरे के लिए कौन सी श्रेणी प्रसिद्ध है, तो बिजावर की श्रेणी यहाँ पे प्रसिद्ध है। फिर आपको ये भी ध्यान रखना, हीरा संग्रहालय जो है, हीरा संग्रहालय ये कहाँ पर है, तो खजुराहो में यह बनाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही साथ अभी यहाँ पे GI टैग प्राप्त हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखें, करंट में आपसे पूछा जा सकता है। GI टैग हीरे के लिए यहाँ पे दिया गया GI टैग, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेल्सपन, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। इससे पहले आप यदि पहला पार्ट मेरा देखेंगे, इसमें जो सीरीज में चला रहा हूँ जिसमें मैं आज लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए उनके प्रश्नों को सॉल्व करवा रहा हूँ, तो उसमें जो पहले पार्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ था कि ये कहाँ पे है, वेल्सपन सौर परियोजना किस जिले में, सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखिए, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वेलस्पन सौर परियोजना किस जिले में है, तो वेलस्पन की जो सौर परियोजना है ये नीमच जिले में, कहाँ पे है, नीमच जिले में, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी सौर परियोजना कहाँ पे है, तो रीवा जिले के गुड़ तहसील में जो बनाई गई सौर परियोजना, उसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वो भी आपसे पूछा गया है कई बार एग्जामों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट उत्पादक प्रमुख जिलों में से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा जिला है जहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि अनूपपुर, शहडोल, मंडला, इन जिलों में बॉक्साइट मिलता है, लेकिन जो हमारे यहाँ का झाबुआ जिला है, यहाँ पे झाबुआ जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा झाबुआ, जो कि बॉक्साइट उत्पादक जिलों में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 के जनसंख्या घनत्व के अनुसार डेंसिटी के आधार पर आपको मध्य प्रदेश के जिलों को अवरोही क्रम में जमाना है, कि सब अवरोही मतलब घटते क्रम में इनको जमाना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो देखिए सबसे जो डेंसिटी के उसमें देखा जाएगा, तो डेंसिटी के उसमें यदि हम जाएंगे तो सतना, सागर, दमोह, फिर रायसेन आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतना, सागर, दमोह और रायसेन, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेंसिटी के आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 के डेटा के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत, 2011 के आंकड़ों के अनुसार आपको बताना है मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत किन किन से। देखो थोड़ा ये जटिल स्तर का क्वेश्चन हो जाता है इस प्रकार के, यदि आपसे पूछा जाता है तो
इसमें आपको कंपेयर करना है, स्टेट वाइज कंपेयर करा रहा है कि जो मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत है उत्तर प्रदेश और राजस्थान से कम है, गुजरात और पंजाब से कम है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से कम है, या महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से ज़्यादा है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें दो आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही आयोग के द्वारा माने गए थे। इसमें जो आंसर माना गया था बी भी माना गया था, इसका आंसर बी भी हो जाएगा, और इसी का जो आंसर माना गया था सी भी माना गया था। इसके दो आंसर माने गए थे कि गुजरात और पंजाब से कम है, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत क्या है, कम है। इसके दो आंसर सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बैगा विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। जो प्राधिकरण है इसमें बैगा विकास प्राधिकरण में, ये भी क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, ये भी अक्टूबर सितंबर माह में जो एग्जाम लिए गए थे उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बैगा विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैगा विकास प्राधिकरण में जो क्षेत्र नहीं आता वह सीधी नहीं आता, बाकी उमरिया, बालाघाट, शहडोल ये बैगा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। इसमें सीधी जो है वह नहीं आता है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना का लाभ किसे प्रदान किया जाता है। जो शंकर शाह रानी दुर्गावती पुरस्कार या सम्मान हम कह लें, योजना का यह लाभ किसे मिलता है, किस श्रेणी में दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह दिया जाता है विद्यार्थियों। किसे दिया जाता है, दोनों के दोनों पुरस्कार या सम्मान विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व करने वाले निमाड़ क्षेत्र के क्रांतिकारी भीमा नायक का जन्म किस जिले में हुआ था। ये थोड़ा सरल क्वेश्चन है। तो भीमा नायक का जो जन्म हुआ था ये बड़वानी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में भीमा नायक का जन्म हुआ था, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान, राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NIRTH ने कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान, तो ये कहाँ पे स्थित है, जबलपुर में स्थित है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2024 के एग्जाम में जो राज्य सेवा परीक्षा होती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान यह जबलपुर में स्थित है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द राजगोंड महाराजाज ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द राजगोंड महाराजाज ऑफ सतपुड़ा हिल्स नामक पुस्तक का जो लेखक हैं वो हैं CU विल्स। कौन है, CU विल्स, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि मध्य प्रदेश के किस शहर में रेयर अर्थ थीम पार्क स्थापित है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पे रेयर अर्थ थीम पार्क स्थापित किया गया है या स्थापित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रेयर अर्थ थीम पार्क, यह हमारे भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, करेक्ट आंसर भोपाल हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः खनिज मुख्यतः मैग्नीज अयस्क पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैग्नीज के लिए जिसे मैग्नीज नगरी के नाम से भी जानते जाते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को, तो बालाघाट बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालाघाट मैग्नीज नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुरहानपुर में निर्मित एक भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है। तो बुरहानपुर में देखिए, ये क्वेश्चन पिछले मैंने जो पार्ट 2 इसका वीडियो यदि आप जाके देखेंगे इसी चैनल पर डला हुआ है पार्ट 2, इसमें सेम टू सेम एक क्वेश्चन पूछा गया था, बस वहाँ पे नाम देके पूछा था। यहाँ पे इसमें नाम नहीं दिया है, उसमें नाम देके पूछा था कि किस जिले में है। यहाँ पे आपको उसका पूछा जा रहा है कि प्रणाली कहाँ पर है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप उनको
बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बुरहानपुर में निर्मित भूमिगत जल प्रबंधन प्रणाली, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे खूनी भंडारा के नाम से जाना जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश के किस शहर में जल एवं भूमि विकास प्रबंधन संस्थान है? तो सरल सा क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो यह भोपाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है भूमि प्रबंधन संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्यापारिक सुधार कार्य योजना BRAP 2022 में मध्य प्रदेश को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ था? जो ये जो SDG की जो रैंकिंग है, इसमें पहले 13 पैमाने बताए गए थे। SDG की जो रैंकिंग होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं हमारे, उसके अंतर्गत ही पूरी लिस्ट आपको तैयार करना रहता है। उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें 17, मतलब अपने यहाँ तो एक कम है, तो 16 लक्ष्य उसमें निर्धारित किया गया। तो आप उन 16 लक्ष्यों को किसमें क्या हमारी रैंकिंग है वो पूरा देख के जाए। कई बार तो नाम ही पूछ लेते हैं किस नंबर पर कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें आपसे व्यापारिक सुधार के लिए पूछा गया है। तो इसका जो व्यापारिक सुधार के लिए जो पूछा गया था, तो इसमें जो हमारी रैंकिंग किस स्तर पे थी? तो हमारी रैंकिंग टॉप अचीवर में आई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉप अचीवर में मध्य प्रदेश को रखा गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ताम्रपाषाणकालीन स्थल कायथा किस नदी के किनारे स्थित है? जो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है कायथा, वह किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, ये काली सिंध नदी के किनारे। कहाँ पे है? काली सिंध नदी के किनारे कायथा स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक का लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं मिला हुआ है? तो याद रखिए, पनगुरिया से भी मिला हुआ है, गुर्जरा से भी मिला है, रूपनाथ भी है। तो इसके सभी के सभी हैं, कौन सा नहीं है? तो माडा से नहीं मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा माडा से नहीं मिला हुआ है। अगला है, हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल निम्नलिखित में से, पूरा क्वेश्चन आ जाए, हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल को निम्न में से किन राजाओं ने पराजित किया था? या मिहिर कुल किसके द्वारा परास्त किया गया था? इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किन किन राजाओं ने जिनको मिहिर कुल को पराजित किया हुआ था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन कुमारगुप्त, बालादित्य, यशोधर्मन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो इसमें 2 शासक थे जिन्होंने मिहिर कुल को पराजित किया हुआ था। तो कौन कौन से शासक हैं? तो याद रखिएगा, एक तो आपके बालादित्य ने पराजित किया हुआ था, और दूसरे जो शासक थे वो थे यशोधर्मन ने। तो 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कलचुरी नरेश कर्णदेव के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? मतलब कर्णदेव के संबंध में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो उसने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की, कुक्कल देव उसके पिता थे, उसने हूण राजकुमारी अव्वल देवी से विवाह किया, और उसने परमार नरेश मुंज को परास्त किया। तो इसमें जो करेक्ट है स्टेटमेंट जो सही है वो स्टेटमेंट कि उसने हूण राजकुमारी अव्वल देव से विवाह किया था, ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपको क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मालवा के सुल्तान हुसैन शाह को गुजरात के किस मुस्लिम शासक के ने पराजित कर बंदी बना लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फर शाह ने। किसने? मुजफ्फर शाह ने हुसैन शाह को पराजित करके बंदी बना लिया था, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 है, उसके द्वारा राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। उसमें 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, राज्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो मुख्यमंत्री होता है राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में यदि आप देखें कि MP के CM और MP के गवर्नर ये कौन कौन है? तो आपको डॉक्टर मोहन यादव का नाम, बहुत सरल क्वेश्चन लेकिन कई बार पूछ सकता है। तो डॉक्टर मोहन यादव अभी वर्तमान में हमारे के CM हैं, और माननीय मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है हमारे यहाँ के गवर्नर हैं। ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के कुशल प्रशासन के लिए मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? पहले नगर निगम अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा। तो पहले जो अधिनियमित किया था 1956 में लाया गया था। कब? 1956, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो ये हमें पता है कि मुख्य सचिव जो होता है मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। यहीं पे हम देखें तो 3 मैं और फैक्ट आपको बता दूं, चूँकि ऑप्शन ऐसे हैं। पुलिस महानिदेशक, तो वर्तमान में आपको याद रखना है पुलिस महानिदेशक कौन है? तो कैलाश मकवाना जी हैं। इनका कार्यकाल 1 साल का एक्सटेंड कर दिया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त हमारे विजय यादव हैं। और मुख्य सचिव कौन है? क्वेश्चन तो यदि मुख्य सचिव क्वेश्चन पूछे तो अनुराग जैन है। कौन है? अनुराग जैन वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। इन फैक्टों को भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्त किस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी? ये भी सरल क्वेश्चन है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका कि मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 के प्रावधानों को क्रियान्वयन हेतु आयुक्त सह निदेशक पशु चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? मतलब इसमें किसकी नियुक्ति की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पशु चिकित्सा अधिकारी। क्या हो जाएगा? पशु चिकित्सा अधिकारी। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी सरल क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो जो धूपगढ़ है सतपुरा श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतपुरा श्रेणी के अंतर्गत आती सबसे ऊंची चोटी जो मध्य प्रदेश के 1350 के आसपास इसकी हाइट है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी पता होना चाहिए, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी पता होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। जो मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी है ये किन जिलों में पाई जाती है? तो जो जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र माना जाता है हमारे मध्य प्रदेश में वह मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी। यह क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अगला, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की जो परतें होती हैं उसमें जो सबसे नीचे वाली परत होती है, सबसे निचली परत का नाम आपसे पूछ रहा है। तो सबसे निचली परत होती है वो क्षोभ मंडल कहलाती है। कौन सी? क्षोभ मंडल कहलाती है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मानसून वन के मुख्य वृक्ष में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं? जो मानसूनी वन होते हैं उसमें इनमें से कौन सा वन जो सम्मिलित नहीं होता है? तो देखिए सागौन, अर्जुन, महुआ, ये सभी के सभी कैसे वन हैं? ये सभी के सभी मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो चीड़ का वृक्ष है ये मानसूनी वन के अंतर्गत नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 जो है बीला बांध परियोजना किस जिले में है? तो जो बीला बांध परियोजना है यह कहाँ पे है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में आती है। बीला बांध परियोजना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सागर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला है शरीर विज्ञान या औषधि में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए 2024 का नोबेल पुरस्कार पूछा हुआ है, तो अभी 25 में नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है। तो आप नोबेल पुरस्कार भी अच्छे से तैयार करके जाइए जो FSO एग्जाम वाले अभ्यर्थी एस्पिरेंट हैं। तो 2024 में जो विज्ञान और औषधि मेडिसिन का पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो इससे पुराना क्वेश्चन होगा, फिर भी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें किस क्षेत्र में दिया गया था, माफ करना किस क्षेत्र में पूछा हुआ है, एरिया पूछा किस क्षेत्र में दिया गया था, तो जीन थेरेपी एवं माइक्रो RNA की खोज के लिए दिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 37 जो कि पूछ रहा है आपसे कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस WOSD विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? तो 2025 की जो थीम रखी गई थी ये वो रखी गई थी एक खुशहाल मुंह एक खुशहाल मन। क्या रखी गई थी? एक खुशहाल मुंह और एक खुशहाल मन इसकी थीम थी 2025 में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आयुष्मान सखी क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 आयुष्मान सखी क्या है? तो आयुष्मान सखी जो है व्हाट्सएप डिजिटल हेल्प डेस्क है। क्या है? व्हाट्सएप डिजिटल हेल्प डेस्क है आयुष्मान सखी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि
हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं के दौरान समय पर सहायता के लिए वर्ष 2025 में कौन सी योजना को मंजूरी दी गई? देखिए, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट क्वेश्चन है। इससे पहले एक पार्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट में जो वीडियो, उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह योजना राहगीर योजना थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत चर्चित योजना से राहगीर योजना शुरू की गई थी। इसमें जो सड़कों पर दुर्घटना होती है तो उसमें यदि आप जो घायल रहते हैं उन्हें आप तत्काल अस्पताल पहुंचाते हैं तो उसके लिए आपको सम्मान दिया जाता है, सहायता राशि दी जाती है। उससे संबंधित राहगीर योजना शुरू की गई थी। चल आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पीएम मित्र, जिसे हम पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ये फुल फॉर्म है इसका पीएम मित्र का, तो ये भी ध्यान रखिए, कई ये भी पूछ सकते हैं कई बार। तो पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? पीएम बात बहुत समय चर्चा में था। ये धार डिस्ट्रिक्ट में इसकी उद्घाटन करने खुद पीएम आए हुए थे भूमि पूजन में। तो यह धार डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा धार, बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है हरि सिंह गौर के द्वारा लिखी गई। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, बुकों में नहीं मिलते इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन। तो हरि सिंह गौर के द्वारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बुंदेलखंड में, ये सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हर बार आयोग तो पूछता है, तो आप ऐसे प्रिपेयर रहना। इसमें पूछ रहा है कि बुंदेलखंड में अंग्रेजों की भू राज्य व्यवस्था के विरुद्ध हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं को उनके क्षेत्रों से सुमेलित करना है। मतलब किस राजा ने कहाँ से नेतृत्व किया हुआ था, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं, पहला जो नाम दे रहा है आपको, इसमें राजा परीक्षित है, मधुकर शाह है, हृदय शाह लोधी है और ढेलन शाह है। तो इन किन किन क्षेत्रों से इन्होंने नेतृत्व किया हुआ था? तो याद रखिए, राजा परीक्षित जो थे ये कहाँ से नेतृत्व किया था? जैतपुर से इन्होंने किया हुआ था। राजा परीक्षित जैतपुर से हो जाएगा। इसके अलावा देखें कि मधुकर शाह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने नरहट से किया हुआ था, नरहट के मधुकर शाह, ऐसा है नरहट के मधुकर शाह। और तीसरे में जाएँ हृदय शाह लोधी, तो ये हीरापुर के थे, हृदय शाह हीरापुर के थे। और फिर लास्ट नाम है ढेलन शाह, तो ये नरसिंहपुर से थे, ढेलन शाह। तो इस हिसाब से देखा जाए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इंदौर रेसिडेंसी पर हमला करने वाले क्रांतिकारी कौन नहीं थे? इनमें से कौन थे जो इंदौर से संबंधित नहीं थे, जिनका उस समय स्वतंत्रता संग्राम में? तो शहादत खां, वंश गोपाल, फिरोज शाह और भागीरथ सिलावट। तो भागीरथ सिलावट जो थे ये तो बिल्कुल थे, है ना। शहादत खां भी थे और वंश गोपाल, जिसमें जो आंसर नहीं, तो फिरोज शाह नहीं थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह। इन्होंने इंदौर से नेतृत्व नहीं किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर 1857 से, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भोपावर और सरदारपुर ब्रिटिश छावनी पर किस स्वतंत्रता सेनानी ने अधिकार कर लिया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जिसने अधिकार किया था बख्तावर सिंह ने। किसने कर लिया था? तो बख्तावर सिंह के द्वारा यहाँ पे अधिकार कर लिया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अंतिम स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका कि पिथौरा कला में चित्रों का अंकन करने वालों को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पिथौरा जो कला होती है उसमें जो चित्रों का अंकन करते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, उन्हें लखिंद्रा कहा जाता है। ये उन्हें क्या कहा जाता है? लखिंद्रा कहा जाता है पिथौरा चित्रकला में अंकन करने वालों को। अगला है, मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मैप सेट किस विभाग से संबंधित संस्था है? इसका डिपार्टमेंट आपको बताना है। तो याद रखिए, ये जो मैपसेट संस्था है ये जनजातीय कार्य विभाग की, किसकी है? जनजातीय कार्य विभाग से संबंध है। अगला है, वनाधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा विभाग को नोडल विभाग के रूप में बनाया गया? नोडल विभाग है। तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, इसका भी नोडल विभाग जो है वनाधिकार के जनजातीय कार्य विभाग को नोडल विभाग के रूप में स्वीकृत किया गया है, या माना विभाग नोडल विभाग बनाया गया है। चल अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं है? ऐसा कौन सा मापदंड है जो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए आवश्यक नहीं माना जाता है? तो याद रखिए, यह है सघन वन क्षेत्र। सघन वन क्षेत्र ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो 3 है, नीचे की जनजातीय आबादी की प्रधानता होना, पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में आर्थिक पिछड़ापन और एक
व्यवहार प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक, तहसील, ये सब चीज़ें होती हैं, बस सघन वन क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा अधिशासित किया जा रहा है? तो ये सामाजिक न्याय विभाग है, उसके द्वारा किया जाता है। सरल क्वेश्चन है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा यह अधिशासित किया जा रहा है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो आपसे पूछ रहा है कि सीट आवंटन किस आर्टिकल में दिया गया है, तो याद रखिए यहाँ पे जो आर्टिकल दिया है उसका करंट 332 में यह बात कही गई है। संविधान का आर्टिकल 332 में यह बात कही गई है। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। इसके 3 वीडियो आपके आ चुके हैं, तीसरा वीडियो हो जाएगा आपका। लगभग 150 के आसपास मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। और जो आपका एग्ज़ाम होना है FSO का या MPPSC 2026, उनमें क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, निश्चित मानिए आप। अब यदि आपको अगला पार्ट ये कल या परसों मिलेगा, चौथा वीडियो आएगा जो माइनिंग पेपर हुआ था माइनिंग ऑफिसर का, उसके हम पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। वो भी वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।